नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 26 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इशू डिस्कस करेंगे लेबर रिफॉर्म से संबंधित। इससे पहले भी आर्टिकल आया था जिसे हम डिस्कस नहीं कर सके थे। उस आर्टिकल के पॉइंट्स भी आज हम लेबर रिफॉर्म से संबंधित इशू में इंक्लूड करेंगे। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सेस से संबंधित। तीसरे नंबर पे अफगान पीस प्रोसेस के बारे में और चौथे नंबर पे पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेबर रिफॉर्म्स से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पास्ट में जब भी हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते थे ना, एक एग्जाम्पल हम लेते थे लेबर रिफॉर्म्स का, कि हमारे देश की इकोनॉमी में लेबर रिफॉर्म्स का आना जरूरी है अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। पहले हमारे देश में लेबर लॉस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, 44 के आसपास। तो 2002 में एक कमीशन ने रेकमेंड किया, सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, कि इतने ज़्यादा जो हमारे देश में लेबर लॉस हैं उनको कंसोलिडेट कर दिया जाए। जैसे 44 लेबर लॉस के बजाय 3 या 4 लेबर लॉस हों तो ज़्यादा अच्छे हैं। लेबर लॉस को सिंप्लीफाई कर दिया जाए ताकि कंपनीज की, फैक्ट्रीज की हरासमेंट ना हो पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा। काफ़ी बार क्या होता है, जो लोकल लेवल पे लेबर इंस्पेक्टर होते हैं वो पुराने लॉ के आधार पर रिश्वत वसूल लेते हैं फैक्ट्रीज से। फैक्ट्रीज का चलना मुश्किल हो जाता है। तो सरकार ने तय किया 2-3 साल पहले कि 44 जो हमारे देश में लेबर लॉज हैं इनको 4 कोड्स में सिंप्लीफाई किया जाएगा, या सिंपल भाषा में कहें 44 लेबर लॉज के बजाय 4 ही लेबर लॉ होंगे। कौन कौन से? एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, दूसरा सोशल सिक्योरिटी कोड, तीसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, और चौथा कौन सा? चौथा वेज कोड। देखो, अब जो ये वेज कोड है ये तो पास हो चुका है, बच गए 3। इन 3 को 2019 में वैसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस तो किया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो सके थे। इनको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। तो सिलेक्ट कमेटी ने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत रिकमेंडेशंस दी। अब सरकार ने क्या किया है, जो ये पार्लियामेंट सेशन चल रहा है इस सेशन में इन 3 बिल्स को फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये बिल 2020 के हैं, पिछले साल वाले नहीं हैं। 2019 और 2020 के बिल्स में काफ़ी फ़र्क है, इसी पर फोकस किया जा रहा है इस आर्टिकल में। इन 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया इस सेशन में और ये बिल पास भी हो गए। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है कुछ कानून देखो ऐसे होते हैं जो जनता की लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, तो ऐसे कानूनों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के, डेलिब्रेशन और चर्चा के बाद बनाना चाहिए। लेकिन ये बिल्स जो हैं सरकार ने जल्दबाजी में पास कर दिए बिना डिबेट के। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। जो सबसे ज़्यादा मेन चेंज किया गया है इस कोड में, पहले देखो क्या हुआ करता था, अगर किसी भी फैक्ट्री या फिर कंपनी में 100 से कम एम्प्लॉय काम करते हैं तो उस फैक्ट्री को, मतलब फैक्ट्री मालिकों को फैक्ट्री बंद करनी है, किसी प्रकार का कोई परमिशन सरकार से नहीं लेना होता था। इवन एम्प्लॉयज़ की छटनी भी करनी होती थी, और टोटल एम्प्लॉयज़ की संख्या 100 से कम है तो कोई परमिशन सरकार से लेनी नहीं पड़ती थी। लेकिन अगर फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ की संख्या 100 से ज़्यादा है तो फिर फैक्ट्री मालिक सरकार की परमिशन के बिना फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते थे, मतलब सरकार की परमिशन लेनी होती थी। इवन छटनी करने के लिए भी सरकार की परमिशन जरूरी होती थी। बट अब 2020 का ये जो बिल पास हुआ है इंडस्ट्रियल कोड वाला, इसमें इस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया गया है। अब देखो, वो फैक्ट्रीज या फिर कंपनीज जिनकी एम्प्लॉयज की संख्या 300 से ज्यादा है, सिर्फ उनको छटनी करने के लिए या फिर फैक्ट्री को बंद करने के लिए सरकार की परमिशन जरूरी है। पहले 100 ये थ्रेशोल्ड हुआ करता था, अब इसे इंक्रीज करके 300 कर दिया गया है। पिछले साल जब कमेटी के पास ये बिल्स भेजे गए थे तो कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा था, देखो ये थ्रेशोल्ड जो है ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है राजस्थान में, और राजस्थान में इस थ्रेशोल्ड के इंक्रीज होने से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, एम्प्लॉयमेंट में इजाफा देखने को मिला है और छटनी में भी कमी आई है।
दूसरी तरफ देखो, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब क्या होगा, एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। अगर फैक्ट्री में 300 से कम एम्प्लॉय काम करते हैं तो कोई भी मिसकंडक्ट के नाम पर या फिर दूसरे रीजंस के नाम पर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को हटा सकते हैं। मतलब लेबर राइट्स जो हैं उनको अब डाइल्यूट कर दिया गया है। पहले कम से कम थोड़ी सिक्योरिटी हुआ करती थी, अब ये सिक्योरिटी सिर्फ बड़ी फर्म्स के जो वर्कर्स हैं उनको हासिल होगी, छोटी छोटी फर्म्स को ये सिक्योरिटी हासिल नहीं होगी। इसके अलावा देखो, इंडस्ट्रियल कोड में एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये किया गया है कि कोई भी इंडस्ट्री में काम करने वाला जो वर्कर है लीगल स्ट्राइक पे नहीं जा सकता 60 डेज का नोटिस दिए बिना। और अगर देखो मामले से संबंधित प्रोसीडिंग्स चल रही हैं किसी ट्रिब्यूनल में या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, तो उस समय भी लीगल स्ट्राइक पे वर्कर्स नहीं जा सकते। और इन प्रोसीडिंग्स के ख़त्म होने के 60 दिनों बाद तक भी जो वर्कर्स हैं वो लीगल स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। तो सोच के देखिए, सबसे पहले तो आपको 60 डेज का नोटिस देना जरूरी है लीगल स्ट्राइक पर जाने के लिए। अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो प्रोसीडिंग के दौरान भी नहीं जा सकते और प्रोसीडिंग खत्म होने के 60 डेज बाद तक भी नहीं जा सकते। तो लीगल स्ट्राइक पर जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही बना दिया गया है ये जो बिल पास हुआ है इंडस्ट्रियल कोड से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल में प्रोविजन ये किया गया है, एक रीस्किलिंग फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा वर्कर्स को स्किल्स देने के लिए। अब क्वेश्चन उठता है, इस रीस्किलिंग फंड में पैसा कहां से आएगा? देखो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेंगे इस रीस्किलिंग फंड में, इसके अलावा दूसरे सोर्सेज से भी पैसा आएगा। हालांकि बिल में ये नहीं बताया गया है दूसरे सोर्सेज कौन से हैं। एम्प्लॉयर कितना पैसा देगा? मान लीजिए किसी वर्कर को हटाया गया है छटनी में 30 सितंबर को, तो सितंबर के महीने में वर्कर की जितनी सैलरी थी जिसको हटाया गया है, मान लीजिए 20,000 थी, तो फिर 10,000 रुपये यानी 15 दिनों की सैलरी एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाएगी इस वर्कर रीस्किलिंग फंड में। और एक क्रिटिसिज्म तो ये है ही, अदर सोर्सेज कौन से हैं जिनसे पैसा आएगा इस फंड में, ये नहीं बताया गया है। तो ये तो हमने बात की इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के बारे में। अब बात करें इसके बाद सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में। सोशल सिक्योरिटी कोड में यह प्रपोज किया गया है, एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड क्या करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड करेगा कि आप अलग अलग सेक्शंस के लिए, जैसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गीग वर्कर्स जो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्विगी या जोमेटो में काम करने वाले लोग, उबर में काम करने वाले लोग, इन सब के लिए सूटेबल स्कीम्स चलाने के लिए रिकमेंडेशन दी जाएंगी इस बोर्ड के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके बाद है तीसरा बिल, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। इसमें देखो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की डेफिनेशन बताई गई है, वो वर्कर्स जो अपने आप से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए और जिनकी सैलरी 18,000 से कम है। इस बिल में कहा गया है एम्प्लॉयर को आने जाने का अलाउंस देना होगा ऐसे वर्कर्स को। इस बिल में एक पॉइंट ऐसा है जिसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट नई फैक्ट्री को एग्जम्पशन दे सकती है कि इस बिल में जो प्रोविज़न है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस, मतलब इन प्रोविजंस को फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है। किसी नई फैक्ट्री को ऐसा एग्जम्पशन सरकार के द्वारा नई फैक्ट्री को दिया जा सकता है। तो आर्टिकल में कहा जाता है सरकार देखो अपनी मनमानी कर सकती है, कुछ नई फैक्ट्रीज को एग्जम्प्ट कर सकती हैं और उन फैक्ट्रीज में फिर लेबर राइट्स का वायलेशन हो सकता है। इवन फैक्ट्री की जो डेफिनेशन है वो भी चेंज कर दी गई है। पहले देखो फैक्ट्री की डेफिनेशन ये हुआ करती थी, जहां पर 10 वर्कर काम करते हैं और अगर पावर है, बट अब इसे इंक्रीज करके 20 कर दिया गया है। बिना पावर वाली फैक्ट्री में अगर पहले 20 वर्कर काम करते थे तो फैक्ट्री कहलाती थी, लेकिन अब अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी जगह पर काम कर रहे हैं, 40 लोग अगर काम कर रहे हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी वाली जगह पर, तब वो फैक्ट्री कहलाएगी। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है देखो सभी ट्रेड यूनियंस
विरोध कर रही हैं ये जो 3 बिल पास हुए हैं इनका, क्योंकि एम्प्लॉयर के हाथों में अब पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा पावर होगी। इवन देखो बिल्स में यह भी कहा गया है कि आगे से विभिन्न सरकारें जो हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की सहायता से नए रूल्स ला सकती हैं, जैसे थ्रेशोल्ड जो है ले ऑफ का यानी छटनी का, या फिर वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का, इस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की सहायता से, यानी सरकार के ऑर्डर की सहायता से। कहने का मतलब ये है, आगे से देखो अगर सरकार को इस लिमिट को 300 से बढ़ा के 500 करना है, फिर से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, सरकार अपने एक ऑर्डर की सहायता से इस लिमिट को चेंज कर सकती है। तो आर्टिकल में कहा जाता है कि सरकार के हाथ में इतनी सारी पावर देना, इतनी सारी डिस्क्रिशन देना, ये वर्कर्स के इंटरेस्ट में नहीं है। कम से कम ये तो नहीं हटाना चाहिए था। कानून नया बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सरकार नया ऑर्डर तो बहुत जल्दी पास कर देती है, और इसलिए ये जो डिसीजंस हैं काफ़ी सारे वो वर्कर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं। तो ये हमने लेबर रिफॉर्म्स के बारे में बात की। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो सेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सेस का मतलब क्या होता है? सेस का मतलब देखो ये होता है, इट इज टैक्स ऑन टैक्स। एक ऐसा टैक्स जो टैक्स के ऊपर लेवी किया जाता है और किसी स्पेशल सर्विस या फिर स्पेशल सेक्टर की वेलफेयर के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए सरकार कहती है जितना भी आपका इनकम टैक्स बनता है उस इनकम टैक्स पर 3% आपको एजुकेशनल सेस भी देना होगा। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 10 लाख है और आपका टैक्स बनता है 1 लाख रुपए। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बिल्कुल टेक्निकल डिटेल्स में मत जाइएगा कि 10 लाख इनकम है तो इनकम टैक्स 1,12,000 लगेगा। सिर्फ एग्जांपल है, एग्जांपल समझिए आप। 10 लाख आपकी इनकम है, 1 लाख मान लीजिए आपका इनकम टैक्स बनता है, तो इसका 3% कितना हुआ? 1 लाख आपको टैक्स देना था, इसका 3% हुआ 3,000 रुपये। तो आपको फाइनल जो टैक्स देना होगा वो 1 लाख नहीं देना होगा, वो 1 लाख प्लस 3,000 देना होगा। हालांकि देखो सरकार सरचार्ज भी लगाती है। फाइनल टैक्स जो देना होता है वो इस प्रकार से होता है, जो टैक्स रेट होता है फॉर एग्जांपल 10% टैक्स रेट है या फिर 20%, उसी के हिसाब से प्लस सरचार्ज प्लस सेस, इन सबको मिला के फाइनल टैक्स देना होता है। सरचार्ज में और सेस में फ़र्क ये होता है, सरचार्ज सरकार अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है, कोई पर्टिकुलर सर्विस या फिर सेक्टर के लिए नहीं होता सरचार्ज। और सेस जो कलेक्ट किया जाता है वो स्पेशल पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया जाता है, जैसे एजुकेशनल सेस है। सरकार ने पहले ही बता दिया कि 3% सेस से जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा उसको एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ये भी क्लैरिफाई कर देती है कि जितना ये सेस प्राप्त होगा 3% जो है उसमें से 1% यूज़ होगा प्राइमरी एजुकेशन के लिए, 2% होगा हायर एजुकेशन के लिए। मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया जाता है सरकार के द्वारा कि ये जो हम टैक्स ऑन टैक्स ले रहे हैं ये इस सर्विस के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये तो हमने बेसिक्स की बात कर ली। अब इशू ये है, जो ऑडिट किया गया है कैग के द्वारा, उसमें यह कहा गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, पर्टिकुलर पर्पज के लिए सेस कलेक्ट तो कर लेती है लेकिन उसको पर्टिकुलर पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको सरकार डाल देती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। यह दिक्कत है। जैसे देखो 2018-19 में 35 अलग अलग सेस सरकार ने लगाए थे और इनसे रेवेन्यू प्राप्त हुआ 2,75,00,000 करोड़, नहीं सॉरी 2,75,000 करोड़। इसमें से देखो सिर्फ 1,64,000 करोड़ जो रेवेन्यू है वो तो जिस फंड में जाना था उस फंड में चला गया। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल फंड में जाना था, एजुकेशनल फंड में चला गया। लेकिन 40% रेवेन्यू जो सरकार ने सेस के नाम पे वसूला गया वो सरकार ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया गया और जिस पर्पज के लिए ये इकट्ठा किया गया था उस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं गया। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सरकार सेस वसूलती है लेकिन उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं किया जाता। जैसे देखो और भी एग्जांपल हैं,
सरकार क्रूड ऑयल पे सेस वसूलती है। पिछले 10 सालों में 1,25,000 करोड़ रुपए सरकार इकट्ठा कर चुकी है क्रूड ऑयल पे सेस लगा के, लेकिन एक भी पैसा ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बॉडी को नहीं ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा सरकार पेट्रोल और डीजल पे भी सेस लगाती है ताकि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस किया जा सके, बट ये पैसा भी सरकार ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया और रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए इस सेस का पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया। जीएसटी कंपनसेशन सेस लग्जरी आइटम्स के खरीदने पर सेस लगता है ताकि जिन स्टेट्स को नुकसान हुआ है रेवेन्यू का जीएसटी आने के बाद उन्हें कंपनसेट किया जा सके। इवन जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआती 2 सालों में ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपए जो रुपए हैं वो उस अकाउंट में नहीं डाले गए सरकार के द्वारा जिस अकाउंट में डालने चाहिए थे, और जो कंपनसेशन सेस स्टेट्स को ट्रांसफर किया गया जो कि जीएसटी एक्ट में प्रोविजन किया गया था, उसको सेंटर ने कहा ये तो हम ग्रांट इन एड दे रहे हैं। तो इससे स्टेट्स और ज़्यादा नाराज हो गए कि भैया जीएसटी के इम्प्लीमेंट करने से पहले ये बात तय हुई थी, अगर रेवेन्यू लॉस होता है तो इसकी गारंटी आप लोगे, आप कंपनसेट करोगे, ये ग्रांट इन एड थोड़ी है। इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो जब से 14th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया है कि रेवेन्यू शेयरिंग इस प्रकार से होगा, जो मतलब टैक्स का जो पैसा डिवाइड होता है स्टेट्स और सेंटर के बीच में वो इस प्रकार से होगा, सेंटर को मिलेगा 58% रेवेन्यू और स्टेट्स को मिलेगा 42% रेवेन्यू। तो अब देखो सेंटर का शेयर कम हो गया, पहले सेंटर का शेयर हुआ करता था 68%, एकदम से 14th फाइनेंस कमीशन ने सेंटर का शेयर कम कर दिया। तो फिर इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेस ज़्यादा लगाने स्टार्ट कर दिए। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए सरकार को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेस का जो पैसा होता है वो डिवाइड नहीं किया जाता सेंटर और स्टेट के बीच में, वो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है सेस वाला, ये डिवाइड नहीं होता। इसलिए 14th फाइनेंस कमीशन की इस रिकमेंडेशन के इंप्लीमेंट होने के बाद, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कम हो गया है डिविजनल पूल ऑफ टैक्सेस में, उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़्यादा सेस लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। जबकि देखो ये गलत है, क्योंकि जीएसटी के आने के पहले एक चीज़ जो बार बार बोली जाती थी वो यही तो थी कि आज के समय में सेस काफ़ी ज़्यादा है, इससे टैक्सेबल जो इन्वायरमेंट है हमारे देश में, टैक्स का जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो जीएसटी क्या करेगा, इन सब सेस को ख़त्म कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सेस आज भी काफ़ी ज़्यादा है। कंक्लूजन में कहा जाता है, वैसे ही देखो स्टेट्स और सेंटर के बीच में डिस्ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है, जिसका एक रीज़न ये भी है जीएसटी को लेकर विवाद, और जो फार्म सेक्टर के बिल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करवा दिए पार्लियामेंट से बिना स्टेट से कंसल्ट किए बिना, जबकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो लास्ट में सजेशन ये दिया जाता है, सबसे पहले तो देखो आप इन सेस को सिंप्लीफाई करो, रैशनलाइज करो, इतने सारे सेस नहीं होने चाहिए, जहां आवश्यकता है सिर्फ वहीं लगाओ, और अगर आप लगाते हो तो फिर आप उसका इस्तेमाल उसी पर्पज़ के लिए करो। ऐसा ना हो कि एजुकेशन के नाम पे आपने टैक्स ऑन टैक्स लगा दिया, यानी सेस लगा दिया, बट उसको आप डाल रहे हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में और एजुकेशन के लिए उसका आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। और नेक्स्ट चीज़, ट्रांसपेरेंसी भी तो होनी चाहिए ना। अब तो देखो कैग के द्वारा ऑडिटिंग की गई, तब जाके पता लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही है। ऐसा नहीं कि कैग जब ऑडिटिंग करे तभी जनता को पता लगे कि किस प्रकार से सेस का पैसा जो है वो इसका इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है। जनता को भी समय समय पे पता लगना चाहिए ना। कब पता लगेगा? जब ट्रांसपेरेंसी होगी कि सरकार ने सेस का पैसा इस्तेमाल किया भी है या फिर नहीं किया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, वैसे तो अफ़गान सरकार और तालिबान की फर्स्ट राउंड की बातचीत हुई दोहा में, उसके बाद से कुछ आइडियलिस्ट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि शायद अफ़गानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश हो जाए, बट राइटर का व्यू ये है, देखो पीस इस्टेब्लिश नहीं होगी। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न, देखो ये उम्मीद करना कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में इलेक्शन लड़ने को तैयार हो जाएगा, वो पावर शेयर करेगा अफ़गान सरकार के साथ, ये सोचना तो बहुत ही ज़्यादा आइडियलिज्म का एग्जाम्पल है। और इवन इससे भी ज़्यादा, मान लीजिए अगर सहमति बन भी जाती है कि तालिबान इलेक्शन लड़े, क्या तालिबान
इस बात को स्वीकार करेगा कि अफ़गानिस्तान में सभी माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स हों, वुमेन को राइट्स हों, क्योंकि तालिबान तो रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्डर इस्टाब्लिश करना चाहता है अफ़गानिस्तान में, समझ गए। और तालिबान हथियार नहीं गिराने वाला है। देखो अभी तक इवन दोहा में फर्स्ट राउंड की बातचीत होने के बावजूद अभी तक तालिबान ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। वायलेंस में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। अभी भी तालिबान जो है अटैक्स कर रहा है। सोच के देखिए, फरवरी में जब यूएसए के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था तब भी तालिबान ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। इवन अभी भी सीज फायर एग्रीमेंट नहीं साइन किया है जब पहले राउंड की बातचीत हो चुकी है। तो आगे जाके तालिबान सीज फायर एग्रीमेंट क्यों साइन करेगा? तालिबान को पता है आज हम जो पावरफुल पोजीशन पे आए हैं, एडवांटेजियस पोजीशन पे आए हैं, वो वायलेंस की वजह से ही आए हैं। तो वायलेंस को तालिबान नहीं छोड़ने वाला है। और इसके अलावा देखो जो रीजनल कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, ये सब देश अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही हैं कि इंतजार करो होता क्या है। जैसे ही यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ के जाएगा तब देखने लायक होगा कि ये जो रीजनल लीडर्स हैं, रीजनल कंट्रीज हैं, क्या क्या स्टैंड लेते हैं और किस प्रकार से अफगानिस्तान में फर्दर रोल प्ले करते हैं। देखो यूएसए तो अब जाने वाला है। जैसे ट्रंप इलेक्शन से पहले इसे अपनी एक मेजर अचीवमेंट के रूप में प्रेजेंट करेंगे कि देखो मैं अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को वापस लेकर आ गया हूं। और ये जो पहले राउंड की बातचीत हुई है अफगान सरकार के बीच और तालिबान के बीच, इसे भी ट्रंप बोलेंगे ये मेरे प्रयासों की बदौलत ही साइन हुई है। तो यूएसए जो है वो युद्ध जीत गया है, ऐसा ट्रंप बोलेंगे, क्योंकि ओसामा बिन लादेन मारा गया है। तालिबान का अब कोई लिंक नहीं होगा अल कायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और अल कायदा जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी, इसलिए अमेरिका ये युद्ध जीत गया है। इस प्रकार की बातें बोली जाएंगी यूएसए के द्वारा। बट देखो कहीं ना कहीं अगर हमें सही इवेल्युएट करना है तो हमें ये इवेल्युएट करना चाहिए क्या आज का जो अफगानिस्तान है वो 2001 के अफगानिस्तान से क्या ज़्यादा बेटर है? क्या यूएसए के ट्रूप्स के जाने के बाद तालिबान फिर से कोशिश नहीं करेगा सत्ता को हथियाने की? अगर कोशिश करेगा तो फिर देखो कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। खास करके अफगानिस्तान में जो शहर हैं जैसे काबुल, यहाँ पे यूथ को कंजर्वेटिव ऑर्डर में रहने की आदत नहीं है। तो जैसे ही तालिबान शहरों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, अभी देखो तालिबान की प्रेजेंस जो है अफगानिस्तान में अच्छी खासी है। ऑलमोस्ट 50% का एरिया जो है अफगानिस्तान का वो तालिबान के कंट्रोल में आता है। बट शहरी इलाका बहुत ज़्यादा कम तालिबान के कंट्रोल में है। तो एक स्टालमेट है जिसे तोड़ने की कोशिश यूएसए के द्वारा की गई थी कि तालिबान के अंतर्गत जो एरिया आता है उसे वापस लिया जाए। बट ऐसा यूएसए करने में सफल नहीं हो सका। 2017 में इसी उद्देश्य के साथ ट्रंप ने अपने ट्रूप्स की संख्या भी इंक्रीज की थी, बट नहीं। स्टालमेट जो है वो काफ़ी बड़ा है। ग्रामीण इलाकों में तालिबान का कब्जा है, शहरी इलाकों में अफगान गवर्नमेंट का। तो देखना ये होगा कि अफगानिस्तान में फर्दर जो इक्वेशन है किस प्रकार से इवोल्व होती है, क्योंकि अफगान सरकार भी अपने आप में एकजुट नहीं है। अब्दुल्ला, अशरफ गनी, इनके जो व्यूज़ हैं वो मैच नहीं होते हैं काफ़ी सारे इश्यूज़ को लेके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया अफगान पीस प्रोसेस को लेके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कमेटी सिस्टम से संबंधित हैं। देखो कमेटीज़ के बारे में, पार्लियामेंट में जो कमेटीज़ हैं इनके बारे में हम 3 आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो नए पॉइंट्स हैं उनको हम निकालते हैं इस आर्टिकल से। आर्टिकल में मेन इस बात पे फोकस किया जाता है कि पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ हैं इनके एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एमपी काम कर सकते हैं इन कमेटीज़ में। और पब्लिक स्क्रूटिनी मतलब मीडिया का बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं होता, मतलब पब्लिक क्लियर से परे काम कर सकते हैं चुपचाप। कई बार क्या होता है जैसे फार्म बिल्स पर डिस्कशन होनी है तो एमपीज़ दिखावा ज़्यादा करते हैं कि हाँ हम देखो जनता के पक्ष में हैं, इसलिए सही ढंग से डिबेट नहीं हो पाती, सही ढंग से काम नहीं हो पाता। लेकिन कमेटीज़ में टेक्निकल इश्यूज़ को ज़्यादा अच्छे से टैकल किया जाता है, मतलब पार्लियामेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने का काम करती हैं ये कमेटीज़ हैं। कुछ कमेटी जैसे एस्टीमेट कमेटी,
पब्लिक अकाउंट कमेटी, इनका जो रिकॉर्ड है वो तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। बट देखो हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव यानी सरकार जो होती है वो नहीं चाहती कि इन कमेटीज़ की स्क्रूटिनी या फिर ओवरसाइट सरकार के कामकाज पे हो। तो इसलिए प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट पर आरोप लगते हैं कि अब आज के समय में बहुत कम बिल्स भेजे जा रहे हैं इन कमेटीज़ को। जैसे देखो एक आंकड़ा भी है, ये देखो 14वीं लोकसभा में 60% जो बिल थे वो भेजे गए थे कमेटीज़ के पास में, 15वीं लोकसभा में 71%, जबकि 16वीं लोकसभा में सिर्फ 27% जो बिल हैं वो कमेटीज़ के पास भेजे गए, सीधे पास कर दिए गए। देखो पार्लियामेंट का काम ही ये है डिबेट करना, डेलिब्रेशन करना, ताकि विभिन्न पक्षों के जो व्यूज़ हैं वो निकल के आए और एक कॉमन सहमति बने, उसके अनुसार जो बिल हैं वो पास हों यानी कानून बने। बट बिना कमेटीज़ के पास सीधा बिल पास कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये है ना कि पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ एक स्टैंप मारने का काम कर रही है। सरकार की मेजोरिटी है लोकसभा में और राज्यसभा में भी, और विद इन 2-3 डेज सरकार बिल पास करवा लेती है। तो सिर्फ पार्लियामेंट ने क्या किया, स्टैंप मारी सरकार की व्यू पॉइंट पर। जबकि पार्लियामेंट का काम देखो ये थोड़ी ना सोचा गया था, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एग्जांपल दिया जाता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास लास्ट बिल रेफर किया गया था लैंड एक्विजिशन बिल 2015 वाला। इवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे आर्टिकल 370 का जो इश्यूज हैं, जो देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको भी कमेटी के पास नहीं भेजा गया। ये जो 3 लेबर बिल्स जिनकी हमने बात की पहले आर्टिकल में, एग्रीकल्चर से संबंधित 3 बिल्स, वो भी कमेटीज़ के पास नहीं भेजे गए छानबीन के लिए, सीधा पास कर दिए गए। गवर्नमेंट ने अपनी मेजोरिटी का सहारा लिया इन बिल्स को पास करने के लिए, बहुत ही कम समय में ये बिल्स पास हो गए। देखो एक रीज़न जो है वो ये दिया जाता है कोविड-19 है, इसलिए बिल्स को अर्जेंटली पास करने की आवश्यकता है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा शुरुआत में भी हमने बात की थी, लेबर जो बिल हैं वो ऐसे बिल हैं जो वर्कर्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो बिना चर्चा के तो ये बिल्स पास होने भी नहीं चाहिए थे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो पिछले काफ़ी समय से लटके हुए हैं, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये तो सरकार जल्दबाजी में पास कर नहीं रही है। जो करने चाहिए, जिनकी ज़रूरत है, सरकार अपनी मर्जी से जो बिल्स हैं वो इतने कम समय में पास कर देती हैं बिना डेलिब्रेशन और बिना डिस्कशन के। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कमेटी सिस्टम से संबंधित और क्यों सरकार इसको डाइल्यूट कर रही है। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।